नमस्ते विद्यार्थियों। देखिए, कल प्रथम चैप्टर चल रहा था और उसमें हमने एक भाग कंप्लीट कर दिया। आज जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में हमने महाजनपद फर्स्ट में कंप्लीट कर दिए थे। सेकंड पार्ट में मौर्य वंश चलेगा। कौन सा वंश है? मौर्य वंश। यहाँ से ये सेकंड पार्ट है मौर्य वंश। देखिए, मौर्य वंश की स्थापना किस प्रकार हुई, कैसे हुई, यहाँ भारत पर उस समय किन लोगों का शासक था, इनके बारे में हम पहले स्थापना के बारे में जानेंगे कि मौर्य वंश की स्थापना करने वाला कौन था। तो ये जैसे भारत था, थोड़ा मैं पहले समझा देता हूँ, उसके बाद मैं लिखूँगा कि जैसे भारत और इस भारत में क्या था, ये उत्तरी भाग और ये पश्चिमी भाग, ये पूर्वी भाग और ये दक्षिण। अब इधर से क्या था कि यहाँ से तो कौन आक्रमण कर रहा था? सिकंदर, यूनान का शासक था सिकंदर। तो ये क्या है, भारत पर इधर से आक्रमण कर रहा था। इधर था, यहां पर था क्या? मगध। और मगध का जो शासक था उस समय, वो शासक था घनानंद, जिसको घना या धनानंद भी कहते हैं। धनानंद कि ये शासक था उस समय धनानंद। कि धनानंद इसलिए इसका नाम पड़ा कि काफी ये धन से प्रेम करता था, तो ये शासक था धनानंद। अब ये क्या है, इधर भारत पे आक्रमण कौन कर रहा था बार बार में उस समय? सिकंदर। इधर ये धनानंद क्या था? अत्याचार कर रहा था यहां मगध की जनता पर। अत्याचार। अब अत्याचार कैसे है? जैसे कर ज्यादा वसूल करना। तो इससे भी क्या थी कि यहाँ भारत की जो जनता थी, इधर मगध की जो जनता थी, वो काफी परेशान थी। अब परेशान थी तो ऐसी स्थिति के अंदर, ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि ये इस शासक से भी परेशान थी। इधर क्या, सिकंदर भी भारत पर आक्रमण कर रहा था। अब ऐसी परिस्थितियों में यहाँ की जनता ऐसा चाहती थी कि हमारे लिए कोई एक ऐसा महान शासक आए जो हमारी भी सुरक्षा कर सके और पूरे भारतवर्ष की सुरक्षा कर सके। ऐसे में ही एक महान योद्धा आता है। कौन? कौटिल्य। और इस कौटिल्य का जो सेनापति था कौटिल्य, इसका एक, तो उसका नाम था क्या? चंद्रगुप्त। इसका शिष्य था ये, कौटिल्य का शिष्य। और ये चंद्रगुप्त इस कार्य योग्य था धनानंद के, तो उन्होंने प्रयास किया इनके जनता को, यहाँ मगध के जनता को बचाने का प्रयास किया, इधर सिकंदर के आक्रमणों से बचाने को। और ये लगभग 322 ईसा पूर्व इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ये बात थी 326 ईसा पूर्व की, कि जब ये 326 ईसा पूर्व था तो उस समय तो यहाँ पर बार बार में इधर सिकंदर आक्रमण कर रहा था। और जो मगध था, मगध का उस समय शासक था धनानंद। ये धनानंद भी क्या था कि यहाँ की जो जनता थी, उस जनता को काफ़ी परेशान कर रहा था। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ के लोग ये चाहते थे कि हमारा एक ऐसा शासक हो
जो हमारे यहाँ विदेशी आक्रमणों से भी क्या हमारी सुरक्षा कर सके, और ये जो हमारा शासक है उनसे भी सुरक्षा कर सके। ऐसी परिस्थितियों में कौटिल्य का जो शिष्य था चंद्रगुप्त, उस चंद्रगुप्त ने क्या किया कि इन परिस्थितियों का सामना किया और एक नए वंश की स्थापना की, जिस वंश का नाम था मौर्य वंश। क्या नाम रखा गया? उसका नाम रखा गया मौर्य वंश। तो ऐसी स्थिति के अंदर मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो स्थापना में हम क्या लिखेंगे इसमें कि स्थापना कब हुई, कैसे हुई? स्थापना में कि 326 ईसा पूर्व भारत पर धनानंद का शासन था। एक तरफ कौन सी? उत्तर पश्चिम सिकंदर आक्रमण कर रहा था। ऐसी परिस्थितियों में मगध की जनता पर काफी अत्याचार व कर बाहर का सामना कर रही थी। तो कौटिल्य के शिष्य चंद्रगुप्त ने इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए एक नए वंश अर्थात 322 ईसा पूर्व मौर्य वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार एक नए वंश की स्थापना करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने कब इसकी स्थापना की थी? 322 ईसा पूर्व। ये बात कब की बता रहे हम? जब बार बार में आक्रमण हो रहा था, इधर बार बार आक्रमण कर रहा था कौन? सिकंदर भारत पर। तो उस समय यहाँ मगध का जो शासक था, मगध का शासक वो कौन था? धनानंद था। और धनानंद के ने भी क्या, ये भी अत्याचार कर रहा था। इधर बार बार क्या था? सिकंदर का आक्रमण हो रहा था। ऐसी परिस्थितियों में यहाँ क्या कि जनता परेशान थी। इस जनता पर क्या हो रहा था? अत्याचार। और दूसरा क्या, धनानंद ने क्या कर रहा था? अत्यधिक कर भार लगा रखा था। तो ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए कौटिल्य ने किसको तैयार किया? अपने शिष्य। और शिष्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नए वंश की स्थापना की। उस वंश का नाम क्या रखा गया? मौर्य वंश। उस वंश का नाम क्या रखा गया? मौर्य वंश। तो इस प्रकार एक नए वंश की स्थापना होती है।
और उसका नाम था मौर्य वंश, और स्थापना करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए आगे कि ये अब चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने इसकी स्थापना की, तो हम किसके बारे में बात करेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। स्थापना करने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, और इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक, ये समय रहा इसका चंद्रगुप्त मौर्य का। कब से रहा चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल? 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य था, वो 322 ईसा पूर्व मगध का शासक बना। मगध का शासक जो नंद वंश के शासक था, नंद वंश का शासक धनानंद को पराजित कर शासक बना। ठीक है, पहली लाइन हमने क्या पढ़ी कि चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सी ईसा पूर्व? 322 ईसा पूर्व। कब की बात कर रहे हैं हम? 322 ईसा पूर्व में मगध का उस समय शासक था, और उस वंश का नाम क्या था? नंद वंश था। नंद वंश का शासक उस समय कौन था? गणानंद था। इस धनानंद को उन्होंने क्या किया? पराजित कर यहाँ का शासक। देखिए कि कुछ बुक में इसका घनानंद नाम मिलता है, कुछ धनानंद, लेकिन इसका असली नाम क्या था? धनानंद। तो इसमें धनानंद को पराजित कर यहाँ का शासक बना। कहाँ का? मगध का शासक बना। ये जैसे ये शासक बना, अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर 305 ईसा पूर्व जो सिकंदर महान था, वो यहाँ से भारत से वापस लौट रहा था, तो उसकी मृत्यु हो गई। उसका सेनापति था सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य पर, यहां पर लिख देता हूं मगध, चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया। लेकिन सेल्यूकस इसमें चंद्रगुप्त से पराजित हुआ। चंद्रगुप्त से पराजित हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन रहा। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी में मगध का शासक बना। किसको पराजित करके? नंद वंश का शासक था धनानंद, उसको पराजित करके ये शासक बना। 305 ईस्वी की बात है। 305 ईस्वी के अंदर सेल्यूकस निकेटर, और ये सेल्यूकस निकेटर कौन था?
ये सिकंदर का सेनापति था। किसका सेनापति था? सिकंदर का सेनापति था। और सेल्यूकस निकेटर ने, जो सिकंदर का सेनापति था, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया। लेकिन क्या हुआ कि सेल्यूकस इसमें चंद्रगुप्त से क्या हो गया? पराजित हो गया। सेल्यूकस से इसमें चंद्रगुप्त से क्या हो गया? पराजित हो गया। तो ये था इसमें किस। अब क्या हुआ कि दोनों के बीच में एक संधि होती है। किस किस के बीच में? अब जब पराजित हो गया तो इधर सेल्यूकस व चंद्रगुप्त मौर्य ने संधि की और उसमें निम्न शर्तें रखी गई संधि की। दोनों ने क्या किया? जब ये पराजित हो गया, कौन? सेल्यूकस। तो उन्होंने क्या किया? सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से संधि यानी समझौता किया। समझौते में क्या रखा कि कुछ उन्होंने, चंद्रगुप्त ने तो क्या किया कि कुछ स्थान प्राप्त कर लिए। इन्होंने क्या किया? कुछ हाथी, क्योंकि मगध में उस समय हाथी थे, उधर यूनान के पास में हाथी, यूनानियों के पास में हाथियों की संख्या कम थी। और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी किसके साथ कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। और एक सेल्यूकस निकेटर का एक दरबारी था जिसका नाम था मेगस्थनीज। उस मेगस्थनीज को उन्होंने अपनी पुत्री हेलेना के साथ किसके दरबार में भेज दिया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया। तो इस प्रकार उनसे संधि वार्ताएं हुई। तो पहले में क्या संधि हुई कि 500 सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिए। और इसके बदले में चंद्रगुप्त ने क्या दिया? सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त ने तो कितने? 500 हाथी दिए। और इसके बदले सेल्यूकस निकेटर ने बलूचिस्तान, सेल्यूकस निकेटर ने बलूचिस्तान कि सेल्यूकस निकेटर ने जो थे उसने क्या क्या दिया कि उन्होंने संधि की, 500 हाथी दिए। सेल्यूकस निकेटर ने उसको कुछ स्थान दिए, जैसे बलूचिस्तान है, कंधार है, कंधार, बलूचिस्तान, कंधार, और इसके पास में जैसे काबुल था, हेरात था, काबुल, हेरात, ये क्षेत्र क्या किया? किसको दे दिए? चंद्रगुप्त को दे दिए। चंद्रगुप्त को दे दिए। नहीं यही समझ में? दोबारा देखिए इसको
कि सेल्यूकस निकेटर था, सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त ने 500 हाथी दिए। कितने हाथी दिए? 500 हाथी। इसके बदले में 500 हाथी दिए, उसके बदले में सेल्यूकस निकेटर ने ये 4 स्थान दिए, 1 2 3 और 4। ये किसको दिए? चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। ये 4 स्थान दिए और इन 4 स्थानों किसके बदले? ये 500 हाथियों के बदले। तो ये थी। अब इनका जो दरबारी था, वो दरबारी भी क्या हुआ? सेल्यूकस निकेटर का चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। अपनी पुत्री का विवाह, और उसकी पुत्री का नाम क्या था? सेल्यूकस ने। अगला क्या, अगले लाइन में क्या है कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। तीसरी लाइन इसमें क्या बताया कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना, देखिए कहीं पर इसका चेलना भी नाम मिलता है, तो ध्यान रखना इसका, कि हेलेना का विवाह कहाँ पर किया उन्होंने? किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य यानी मगध में। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। आगे था कि इसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसमें अपने एक दरबारी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सेल्यूकस निकेटर ने अपने दरबारी जो था कवि मेगस्थनीज, उसको किसके दरबार में भेजा? मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। तो यहां तक एक बार देख लें दोबारा। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व मगध के सिंहासन पर यानी मगध का शासक बना। उस समय नंद वंश का शासक था। कौन था? धनानंद। इसको पराजित करके बना 305 ईसा पूर्व। सेल्यूकस निकेटर था, उन्होंने किस पर आक्रमण किया? चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया। लेकिन सेल्यूकस निकेटर इसमें क्या हुआ? पराजित हुआ चंद्रगुप्त मौर्य से। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में कुछ संधि हुई। उस संधि में क्या रखा गया कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिए और इसके बदले में सेल्यूकस निकेटर ने बलूचिस्तान, कंधार, काबुल, हेरात आदि क्षेत्र किसको दे दिए गए? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ किया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। सेल्यूकस निकेटर ने अपने दरबारी जो कौन था?
मेगस्थनीज उसको किसके दरबार में भेजा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। तो ये इसके बाद में क्या हुआ कि इनकी जो चंद्रगुप्त मौर्य था, उन्होंने दक्षिण विजय का भी पता चलता है कि दक्षिण विजय कहाँ से कहाँ पर की। आगे देखिए कि इसमें जो दो तमिल ग्रंथ थे, अन्नानूर और मुरानूर की तमिल ग्रंथ थे, कौन कौन से थे? एक का नाम था अन्ना नूरू, एक का नाम था मन्ना नूर। अन्ना नूर और दूसरे का जो नाम था वो मन्ना या मरना नूर। ये दो ग्रंथ थे। ये क्या थे? अन्ना नूरू और मन्ना नूरू, ये तमिल ग्रंथ थे। इन ग्रंथों से हमें चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय का पता चलता है। दो तमिल ग्रंथ थे और तमिल ग्रंथों का नाम क्या था? एक का अन्ना नूरू और दूसरे का था मरना नूर। अन्ना नूरू और मरना नूरू ये तमिल ग्रंथ थे और इन ग्रंथों से, जिसको मरना नूर या मुरना नूर भी कहा जाता है कि कुछ में, तो ये दो तमिल ग्रंथ थे। इन ग्रंथों से हमें किसकी दक्षिण विजय का पता चलता है? चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय का पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी क्या की थी? विजय प्राप्त की थी। इसका पता हमें कौन से ग्रंथ से? तमिल ग्रंथ थे। कौन कौन से थे? अन्ना नूरू और मुन्ना नूरू, ये क्या थे? तमिल ग्रंथ थे। इन ग्रंथों से ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर क्या की थी? विजय हासिल की थी। अंत में क्या हुआ कि एक जैन जो गुरु था, जिसका नाम था भद्रबाहु, तो ये जैन धर्म से संबंध रखता था। इनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ चला गया? कर्नाटक। और कर्नाटक में कहाँ पर? श्रवण बेलगोला श्रवण बेलगोला एक पहाड़ी थी। उस पहाड़ी पर ये क्या है? उपासना या उसको जैन धर्म में कहते हैं सलेखना विधि। इसके माध्यम से उन्होंने अपने 298 ईसा पूर्व अपने प्राण त्याग दिए। तो ये था, देखिए इसके अंदर कि तमिल ग्रंथ, दो तमिल ग्रंथ थे। तमिल ग्रंथों का नाम याद रखना है। एक का अन्ना नूरू था, दूसरे का मुरना नूरू। ये क्या थे? तमिल ग्रंथ थे। इनसे हमें क्या पता चलता है? कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से भारत पर दक्षिण विजय यानी दक्षिण भारत पर विजय हासिल की थी, ये पता चलता है। भद्रबाहु
जैन धर्म को मानने वाले थे। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, 298 ईसा पूर्व यहाँ मगध के अंदर काफ़ी अकाल पड़ गया। भूख प्यास से यहाँ की जनता तड़प रही थी। जब ये भूख प्यास से तड़प कर यहाँ की जनता मर रही थी, मृत्यु को प्राप्त हो रही थी, तो ऐसी स्थिति में यहाँ का जो शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, तो उन्होंने सोचा कि जब जनता भूख प्यास से तड़प कर मर रही है तो मेरा रहना यहाँ बेकार है। और ये इसे जैन गुरु था भद्रबाहु, इसके साथ कहाँ चला गया, कर्नाटक। और कर्नाटक में कौन से स्थान पर, श्रवणबेलगोला एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पर उन्होंने उपासना विधि, जिसको जैन धर्म में क्या कहते हैं, सलेखना विधि, इस विधि के माध्यम से 298 ईसा पूर्व उन्होंने अपने क्या कर दिए, प्राण त्याग दिए। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। इसके आगे हम चंद्रगुप्त मौर्य की जो भी हैं विजय हैं, उन विजय को देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की। उन उपलब्धियों को हम पढ़ेंगे। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। तो अब देखिए अगली हेडिंग क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य की विजय या उपलब्धियां। चंद्रगुप्त मौर्य की विजय या उपलब्धियां। क्वेश्चन यहाँ क्या बन सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की विजय को के बारे में बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य था, उसकी या तो विजय पूछ सकता है या उपलब्धियां पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां क्या रही, कैसे उन्होंने, तो ये क्या था कि पहले तो हम ये चर्चा करेंगे कि उन्होंने मौर्य साम्राज्य को कैसे स्थापना की। अभी मैंने बताया था कि 326 ईसा पूर्व जो थी 322 ईसा पूर्व 322 ईसा पूर्व उन्होंने कौन से शासक, मगध का शासक था जिसका नाम क्या था, धनानंद, इसको पराजित कर मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो ये बात तो आपको ध्यान रखनी है कि 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध का जो शासक था कौन, धनानंद, उसको पराजित कर मगध साम्राज्य में मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अब इसके क्या थे कि जो विजय थी वो निम्नलिखित थी कि इनकी विजय निम्न है। अब निम्न है तो उसके अंदर पहली विजय थी उसने नंबर 1 मगध पर विजय। सबसे पहले उन्होंने किस पर विजय हासिल की, मगध पर विजय हासिल की। तो यही वही वर्णन कर दोगे क्या कि मगध पर, उस समय मगध का शासक कौन था, तो इसमें क्या लिखोगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश
के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर मगध पर विजय प्राप्त की। तो ये बात कब की है? 322 ईसा पूर्व की। कि पहले ही विजय का हम किसके विजय पढ़ रहे हैं? चंद्रगुप्त मौर्य की। तो इन विजयों के अंदर जो उपलब्धि रही उनकी, सबसे पहली उपलब्धि थी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस पर विजय प्राप्त की? मगध पर विजय प्राप्त की। और ये विजय प्राप्त करने में जो इनका शासक, किसको पराजित करना पड़ा? अंतिम में जो नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, उसे धनानंद को उन्होंने पराजित करके मगध पर अपना अधिकार किया। तो ये पहली विजय में हमें पहले क्या याद रखना है? सबसे पहले मगध पर विजय। तो क्या लिखोगे? 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध का जो नंद वंश का शासक था, कौन? धनानंद को पराजित कर मगध पर अपना अधिकार किया। दूसरी जो इसकी विजय रही वो थी पंजाब और सिंध पर विजय। चंद्रगुप्त मौर्य ने दूसरी विजय हासिल की किस पर? पंजाब और सिंध पर। दूसरी जो इसकी विजय है वो पंजाब व सिंध पर। पंजाब व सिंध पर विजय। तो इसमें क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य पर अपना अधिकार करने के बाद में पंजाब व सिंध पर भी अपना अधिकार किया। तो इसमें क्या लिखोगे? चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर अधिकार करने के बाद किस पर अधिकार किया? पंजाब व सिंध पर भी अपना अधिकार कर लिया। तो दूसरी विजय क्या रही? इन्होंने क्या बताया कि पंजाब व सिंध पर विजय, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर अधिकार करने के बाद किस पर अधिकार कर लिया? पंजाब और सिंध पर भी अपना अधिकार कर लिया। तो दूसरी विजय उन्होंने कहाँ हासिल की? पंजाब व सिंध पर। तीसरी थी सेल्यूकस निकेटर पर विजय। सेल्यूकस निकेटर पर विजय। सेल्यूकस निकेटर पर विजय। सेल्यूकस निकेटर था, यह सिकंदर का सेनापति था। इन्होंने कब आक्रमण किया? 305 ईसा पूर्व। कब किया? 305 ईसा पूर्व आक्रमण किया। किसने? सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त पर आक्रमण किया, लेकिन इस आक्रमण में पराजय का
सामना करना पड़ा। सेल्यूकस निकेटर ने स्वयं ने क्या किया था? 305 ईसा पूर्व किस पे? चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया था। 305 ईसा पूर्व किस पे आक्रमण किया? चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया। लेकिन इसने क्या किया? पराजय का सामना करना पड़ा। अब इनमें क्या किया कि दोनों के बीच में कुछ संधि हुई, कुछ शर्तें रखी गई, जो मैंने पहले भी बता दी, और दोबारा देख लो कि इन विजय के अंदर जो संधियाँ रखी गई वो संधि क्या थी? कि प्रथम संधि क्या थी? कि 500 हाथी चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को दिए। सेल्यूकस को दिए और बदले में 500 हाथी चंद्रगुप्त ने किसको दिए? सेल्यूकस को दिए। और बदले में उन्होंने क्या लिया? कंधार, हेरात, बलूचिस्तान और सिंध का प्रदेश, ये क्षेत्र उन्होंने प्राप्त किया। किसने? चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने प्राप्त किया। कि 500 हाथी किसने दिए? चंद्रगुप्त ने दिए। किसको दिए? सेल्यूकस को दिए। लेकिन सेल्यूकस निकेटर ने उसके बदले में चंद्रगुप्त को भी 4 स्थान दे दिए, जिसमें एक कंधार था, हेरात था, बलूचिस्तान था और सिंध का ये क्षेत्र किसको दे दिए? ये चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अगली शर्त क्या थी? कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री, और पुत्री का नाम क्या था? हेलेना। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। क्या संधि रखी गई? कि सेल्यूकस निकेटर ने, तीसरी संधि में क्या? कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री, और पुत्री का नाम क्या था? हेलेना का विवाह किसके साथ कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। और सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसको भेजा गया? मेगस्थनीज को। मेगस्थनीज। ध्यान रखना कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक व्यक्ति भेजा था, और उसका नाम क्या था? मेगस्थनीज को भेजा। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज को भेजा। तो ये इनकी संधि की शर्तें रखी गई। अगली जो विजय थी इसकी, वो विजय है
दक्षिण भारत पर विजय। कौन से भारत पर? दक्षिण भारत पर विजय। चंद्रगुप्त मौर्य कि अगली जो विजय थी वो विजय क्या थी? दक्षिण भारत पर विजय। कौन सी विजय? दक्षिण भारत पर। दक्षिण भारत पर विजय। दक्षिण भारत पर विजय कहां पर प्राप्त की? दक्षिण भारत पर। अभी मैंने क्या था बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय का हमें किससे पता चलता है? तो एक ग्रंथ था, दो ग्रंथ थे, तमिल ग्रंथ और तमिल ग्रंथ। एक का क्या नाम था? अन्ना नूरू और दूसरे का नाम क्या था? मुन्ना नूरू। तमिल ग्रंथ अन्ना नूरू और मुन्ना नूरू से हमें चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय का पता चलता है। तो कौन कौन से ग्रंथ बताए थे मैंने कि इसमें दो ग्रंथ बताए, एक तमिल ग्रंथ थे। कौन कौन से? कि दो ग्रंथ थे तमिल ग्रंथ जिसका नाम एक का क्या था? अन्ना नूरू और दूसरे का नाम क्या था? मुन्ना नूरू। और इनसे हमें चंद्रगुप्त मौर्य था उसकी दक्षिण विजय का पता चलता है। ये दक्षिण विजय की इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण पर विजय प्राप्त की, इनका हमें पता चलता है। अब देखिए आगे कि पश्चिम भारत पर विजय। पश्चिम भारत पर जो विजय प्राप्त की अगली विजय थी दक्षिण के बाद में पश्चिम भारत पर विजय। अगली विजय कौन सी थी? पश्चिम भारत पर। दक्षिण भारत के बाद में कौन सी विजय? पश्चिम भारत पर विजय। चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र के सभी प्रदेशों पर चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र के सभी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। सौराष्ट्र के सभी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और वहाँ सौराष्ट्र का तो जो गवर्नर था वो उसमें किसको नियुक्त किया? सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था और उसका नाम था पुष्यगुप्त को नियुक्त किया। पुष्यगुप्त को क्या किया? गवर्नर नियुक्त किया कि सौराष्ट्र के सभी जो पश्चिम भारत के थे, पश्चिम भारत में कौन सौराष्ट्र पड़ता था तो उसमें सभी क्षेत्रों पर उन्होंने क्या किए? विजय प्राप्त की। और वहाँ का गवर्नर किसको बना दिया? पुष्यगुप्त को नियुक्ति कर दिया। पुष्यगुप्त ने ही क्या किया था कि पुष्यगुप्त
ने ही सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। तो ये थी कौन सी पश्चिम भारत की विजय। पहले हमने कौन सी पढ़ी, पश्चिम भारत पर विजय। दक्षिण भारत के विजय में हमें कौन से ग्रंथ पढ़े, तमिल ग्रंथ, उनका नाम क्या था, अन्नानूरू, दूसरे का नाम क्या था, मुर्नानूरू। इसमें कहाँ की विजय का पता चलता है, दक्षिण विजय का पता चलता है। पश्चिम भारत की विजय के चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र के सभी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, सौराष्ट्र के सभी क्षेत्रों पर। और यहाँ का गवर्नर किसको नियुक्त किया, गवर्नर पुष्यगुप्त को नियुक्त किया। पुष्यगुप्त था, उन्होंने कौन सी झील का निर्माण कराया, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। तो इस प्रकार इसके दक्षिण विजय थी। अब इसका जो साम्राज्य था, कि साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ था, जो पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ किया। तो उनका एक विशाल साम्राज्य था, किसका, चंद्रगुप्त का एक विशाल साम्राज्य था, विशाल साम्राज्य। अब विशाल साम्राज्य के अंदर की जिसे यूनानी लेखक थे, तो उन्होंने काफ़ी साम्राज्य को विस्तार से बताया। जैसे इसमें कौन कौन से थे, मैंने 4 तो बता दिए थे। कौन सा, कि हेरात, बलूचिस्तान, कंधार, सिंध, गंगा यमुना का क्षेत्र और कश्मीर। ये इन क्षेत्रों पर उन्होंने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य की हमने क्या पढ़ी, विजय। तो पहली विजय हमने क्या पढ़ी थी, कि जैसे उन्होंने सबसे पहले विजय कहाँ से, मगध पर विजय प्राप्त की। मगध पर विजय कब प्राप्त की, 322 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त ने जो अंतिम शासक था नंद वंश का, धनानंद को पराजित कर किस पर विजय हासिल की, मगध पर विजय हासिल की। दूसरी हमने कौन सी विजय पढ़ी, सिंध पर विजय, और सिंध व पंजाब पर विजय। तो मगध की विजय के बाद में चंद्रगुप्त ने कहाँ पर विजय प्राप्त की, पंजाब व सिंध पर विजय प्राप्त की। तीसरी विजय किसकी पढ़ी थी हमने, कि सेल्यूकस निकेटर था, उस पर विजय प्राप्त की। सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व किस पर आक्रमण किया, चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया। लेकिन इसे आक्रमण में स्वयं ही क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ। पराजित होने पर चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर ने कुछ संधि की, समझौते किए, शर्तें रखी। उनमें पहली शर्त क्या थी, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिए। उसके बदले में सेल्यूकस निकेटर ने कंधार, काबुल, बलूचिस्तान, सिंध का प्रदेश किसको दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। दूसरी शर्त में क्या रखा, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ किया, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। तीसरा के सेल्यूकस निकेटर ने अपने जो दरबारी था मेगस्थनीज, उसको किसके दरबार में भेजा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। तो इस प्रकार ये शर्तें रखी गई। और चौथी जो विजय थी वो थी दक्षिण भारत पर विजय।
दक्षिण भारत पर विजय उन्होंने 2 तमिल ग्रंथ थे, एक का नाम था अन्नानूरू और दूसरे का नाम था मुरानूरू। इनसे हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस पर विजय प्राप्त की, दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की। अगली जो विजय थी वो पश्चिमी भारत पर विजय थी। पश्चिमी भारत के अंदर सौराष्ट्र का क्षेत्र पड़ता था। सौराष्ट्र के क्षेत्र पर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, संपूर्ण सौराष्ट्र क्षेत्र पर अपना अधिकार किया और वहाँ का गवर्नर किसको नियुक्त किया, पुष्यगुप्त को नियुक्त किया। पुष्यगुप्त ने वहाँ पर किस झील का निर्माण करवाया, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। इसके बाद में उसके चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य विस्तार था वो एक विशाल साम्राज्य था, जिसका हेरात, कंधार, सिंध, बलूचिस्तान, ये गंगा यमुना का क्षेत्र और कश्मीर का जो क्षेत्र था, इन संपूर्ण क्षेत्र पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अधिकार किया। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट। अब आगे आता है इनका पुत्र बिंदुसार। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य। अगली हेडिंग है बिंदुसार। बिंदुसार और बिंदुसार जब शासक बनता है किसकी मृत्यु के बाद में, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब होती है, 298 ईसा पूर्व, और इनका रहता है 272 से। तो शासनकाल कब से रहा, 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक। ये किसका पुत्र था, ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। तो पिता कौन थे इसके, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का ये पुत्र था और इन्होंने क्या किया, यूनानी जो लेखक थे इसको मित्रोचेटस भी कहते थे, जो शत्रुओं का विनाश करने वाला, कि यूनानी लेखक इसको क्या कहते थे, यूनानी लेखक मित्रोचेटस। किसको, बिंदुसार को। अब क्वेश्चन ये आता है कि बिंदुसार इसका नाम क्यों पड़ा, ये कि बिंदुसार था तो इन जो चंद्रगुप्त मौर्य ये एक छोटा यानी बहुत ही कम मात्रा में विष लिया करता था। अब एक दिन क्या हुआ, कौटिल्य देता था इनको ताकि कोई अचानक इसको विष भी दे दे तो इसकी मृत्यु नहीं हो। एक दिन जब ये गर्भ में था बिंदुसार, तो वो खाना जो विष का खाना चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता था वो इसकी माता ने ग्रहण कर लिया। अब जब ये 7 माह का गर्भ में था उसी समय उसमें ने ग्रहण कर लिया, तो कुछ उधर पेट में दर्द के कारण उसके समय से पहले जब वो डिलीवरी हुई तो ये उसमें समय से पहले उन्होंने पेट को चीर के बिंदुसार का जन्म हुआ। लेकिन उसी जहर के कारण उसके क्या हुआ, पूरे चेहरे पे बिंदु से हो गए। इसी के कारण इसका नाम जो रखा गया, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका नाम क्या रखा, बिंदुसार। लेकिन यूनानी लेखक इसको क्या कहते हैं, मित्रोचेटस कहते हैं। जबकि इसका वायु पुराण के अंदर जो वायु पुराण थी, वायु पुराण में इसका क्या नाम मिलता है कि वायु पुराण थी, उसमें इसको भद्रसार और जैन ग्रंथ में इसका नाम क्या मिलता है,
जैन ग्रंथ में इसका नाम मिलता है सिंगसेन। इनके अलग अलग बिंदुसार को अलग अलग नामों से जाना जाता है। यूनानी लेखक तो इसको क्या कहते हैं, ए मित्रोचेटस, शत्रु का विनाशक। वायु पुराण में इसको क्या कहा गया, भद्रसार। जैन ग्रंथ में इसको क्या कहा गया, सिंगसेन। अब क्या हुआ कि इनमें इनके शासनकाल के अंदर तक्षशिला के अंदर क्या हुए, दो विद्रोह। दिव्य वरदान के अनुसार ये कहा गया कि इनके शासनकाल के अंदर तक्षशिला में दो विद्रोह हुए और इन विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने अपने पुत्रों को भेजा। उन पुत्रों में से एक था सुसीम और दूसरा कौन था, अशोक। तो ये पहले जब सुसीम को भेजा गया तो ये क्या रहा, असफल रहा। लेकिन बाद में किसको भेजा गया, अशोक को, और उसको इस विद्रोह को दबाने में वो क्या रहा, सफल रहा। तो प्रथम में सुसीम और द्वितीय में किसको भेजा गया था, अशोक को भेजा गया था। तो इस प्रकार उन्होंने क्या किया, तक्षशिला के विद्रोह को शांत किया। तो ये एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम क्या था, दिव्य वरदान। दिव्य वरदान, और ये पुस्तक है दिव्य वरदान। इसमें ये बात लिखी हुई है क्या, कि तक्षशिला के अंदर दो विद्रोह हुए। तक्षशिला में दो विद्रोह हुए, दो विद्रोह है हुए। कितने विद्रोह हुए, दो विद्रोह हुए। किसमें, तक्षशिला के अंदर। अब दो विद्रोह हुए, उन विद्रोह में से दो में से एक और दो। प्रथम में कौन जाता है, सुसीम। सुसीम को भेजा। कुछ बुक के अंदर पहले अशोक को भी बता रखा है, तो इसका ध्यान। और फिर क्या, किसको भेजा गया, अशोक। लेकिन ये कहा जाता है कि दोनों ही विद्रोह को दबाने में सफलता किसने हासिल की थी, अशोक ने। तो ये दो विद्रोह हुए, और ये बात किस में बताई गई, दिव्य वरदान। दिव्य वरदान एक पुस्तक थी जो श्रीलंका का एक ग्रंथ है, उसमें ये बात बताए गए कि तक्षशिला के अंदर दो विद्रोह हुए, उन्हें दोनों विद्रोह को दबाने में सफलता किसने हासिल की, अशोक ने हासिल की। अब यूनानी लेखक क्या कहते हैं, यूनानी जो शासक था एंटीयोकस प्रथम। एंटीयोकस प्रथम ये था। तो उन्होंने एक दरबारी को भेजा जिसका नाम था डायमैक्स। कि इनके शासनकाल में यूनानी जो शासक थे उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा था, और उस समय जो शासक था उसका नाम क्या था, एंटीयोकस प्रथम। किस व्यक्ति को इसके दरबार में भेजा, डायमैक्स। जैसे उसके दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने किसको भेजा था, चंद्रगुप्त के दरबार में मेगस्थनीज को भेजा था, वैसे ही इन्होंने एंटीयोकस प्रथम ने, यूनान का जो शासक था, तो इसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में किसको भेजा, डायमैक्स को भेजा। और एक मिस्र का शासक था, मिस्र का जो शासक था उस शासक का नाम क्या था, यह है फिलाडेल्फस। और फिलाडेल्फस में डियानीसियस इस व्यक्ति को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। ये बात किस में बताई गई, ये कौन कहता है, ये पिलनी कहता है। एक इतिहासकार था जिसका नाम था पिलनी। ये बात बताता है कि मिस्र का एक शासक था जिसका शासक का नाम क्या था, फिलाडेल्फस। और फिलाडेल्फस ने किसको, डियानीसियस को
किसके दरबार में भेजा था, इसके बिंदुसार के दरबार में भेजा था। और अंत में 272 ईसा पूर्व बिंदुसार की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, बिंदुसार की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार ये बिंदुसार था कि अंत में 272 ईसा पूर्व किसकी मृत्यु हो गई, बिंदुसार की। एक बार देखें कि बिंदुसार का जो शासनकाल रहा वो कब से कब तक रहा, 298 ईसा पूर्व से लेकर 272 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा। चंद्रगुप्त मौर्य का ये क्या था, पुत्र था। किसका पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यूनानी लेखक इस व्यक्ति को किस नाम से, इस शासक को किस नाम से जानते थे, ए मित्रो चेटस। ए मित्रों का चेटस का अर्थ होता है शत्रु का विनाश करने वाला। इसका अर्थ क्या होता है, शत्रु का विनाश करने वाला, शत्रु का विनाश करने वाला। वायु पुराण में इसका नाम क्या रखा गया, भद्रसार। जैन ग्रंथ था उसमें उसके क्या रखा नाम बताया गया है, सिंहसेन। एक पुस्तक थी और पुस्तक ये कहाँ का ग्रंथ है, श्रीलंका का। कहाँ का है, श्रीलंका। और इस श्रीलंका के ग्रंथ में क्या बात लिखी हुई है कि तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। उस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले अपने बेटे सुसीम को भेजा, लेकिन ये असफल रहा। तो उसके बाद में किसको भेजा गया, अशोक को भेजा गया। आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, पहले अशोक और बाद में सुसीम। लेकिन ये क्या था कि पहले सुसीम असफल होने के बाद में ही किसको भेजा गया था, अशोक को भेजा गया था। फिर यूनान का जो शासक था एंटीयोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में किस व्यक्ति को भेजा, डायमेक्स को भेजा। फिर प्लिनी एक इतिहासकार था, इतिहासकार ये क्या कहता है कि मिस्र का शासक था। मिस्र के शासक का नाम क्या था, फिलाडेल्फस। और फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में किसको भेजा, डियानिसिस को व्यक्ति को भेजा इसके दरबार में। तो इस प्रकार 298 ईसा पूर्व इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। तो ये थे आज के कि यहाँ हमने 2 शासकों के बारे में पढ़ा। और पहला जो हमारा शासक रहा वो बिंदुसार, और दूसरा जो पहला जो शासक था हमारा वो चंद्रगुप्त, और दूसरा शासक हमारा क्या रहा, बिंदुसार। पहले क्वेश्चन में हमने उनके बारे में पढ़े, चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना कैसे की, फिर उनके चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां पढ़ी, विजय पढ़ी, और यहाँ हमने बिंदुसार के बारे में कंप्लीट पढ़ा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।